मुल्ला नसीरुद्दीन की मौत के बारे में भी बता दिया जाएगा। गांव की तरफ से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद फायरिंग बंद हो गई। उस वक्त सूरज भी गुरूब होने वाला था। कुछ देर बाद 6-7 आदमी गांव की तरफ आते हुए दिखाई दिए। वो तूर खान और उसके साथी थे। उनकी तादाद 7 थी। सबसे आगे तूर खान था। वो लंबा तिरंगा आदमी था। सर पर से पगड़ी बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, अलबत्ता मूंछें बड़ी खौफनाक थी। वो हैरत से शारिक और नूनक के वगैरह की तरफ देखने लगा और फिर दफतन जैसे उसे कुछ याद आ गया। वो शारिक की तरफ देखते हुए टूटी फूटी उर्दू में बोला, ओह, तुम भी मलिक तोती खान के वो मेहमान हो जिसकी वजह से पुलिस ने उसके गांव पर हमला किया था। हाँ, शारिक ने इस बात में सारी लाया। वो ये अफसोस है कि हमारी वजह से उन लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस के उस हमले में मलिक तोती खान के 3 आदमी हलाक हुए, जबकि 4 पुलिस वाले मारे गए। कुछ पुलिस वाले अपनी जानें बचाकर भाग गए और मुझे यकीन है पुलिस आज रात उस गांव पर दोबारा हमला करेगी। मेरे बाबा कहाँ हैं? शाहपरी ने तूर खान की तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हारा बाबा? तूर खान ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। यह मुल्ला नसीरुद्दीन की बेटी है, शारिक बोला। हम हवेली से निकलने के लिए सुरंग में आ रहे थे कि इसकी मां को बिच्छू ने काट लिया। हम उसे बचा नहीं सके। बिच्छू का जहर देखते ही देखते उसके पूरे जिस्म में फैल गया और वो बेचारी खत्म हो गई। इसे अपना बाबा याद आ रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुझसे कहा था कि हम इसे लेकर चले जाएं। वो बाद में हमारे पास आ जाएगा। शारिक ने कहते हुए तूर खान को आंख मार दी थी। ओह, तूर खान के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो हवेली में मुल्ला नसीरुद्दीन की लाश देख कर आया था और अब शारिक की इशारे का मतलब समझ गया था। शाहपरी अपनी मां से भी महरूम हो गई थी और फौरी तौर पर बाप की मौत की खबर उसे सुनाना मुनासिब नहीं था। बोले, तुम्हारी मां के मरने का अफसोस है? वो शाहपरी की तरफ देखते हुए बोला। मुल्ला नसीरुद्दीन से मेरी मुलाकात हुई थी। वो भी मलिक तोती खान के पास ही रहेगा। तुम इन लोगों के साथ चली जाओ, मैं तुम्हारे बाप को लेकर आ जाऊंगा। हमें कहाँ जाना होगा? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम लोग मोहम्मद उमर के साथ चले जाओ, जी तुम्हें पहली मंजिल पर ले जाएगा। तूर खान ने कहा, मुझे यकीन है कि पुलिस आज रात फिर गांव पर हमला करेगी और मैं मलिक तोती खान को बेयार और मददगार छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे 1-2 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। शाम होने वाली है, तुम लोग रवाना हो जाओ। बाकी बातें बाद में किसी वक्त होंगी। वो मोहम्मद उमर की तरफ मुड़ गया। मोहम्मद उमर, इन्हें साथ ले जाओ। पहली मंजिल पर हमारा इंतजार करना। अगर हम 2 दिन तक ना आए तो इन्हें आगे ले जाना अपने ठिकाने पर। और देखो, इन्हें कोई तकलीफ ना हो। वो शाह खान को भी बता देना कि ये हमारे मेहमान है, इनका ख्याल रखे। ठीक है तूर खान। मोहम्मद उमर ने इस बात में सारी लाया। अब तुम लोग रवाना हो जाओ। तूर खान ने शारिक और लोलक से हाथ मिलाया। तुम लोग हमारे और घोड़े ले जाओ, हमें यहाँ से घोड़े मिल जाएंगे। इन्होंने एक एक घोड़ा खोल लिया। शमीना ने एक सफेद घोड़ा मुंतखब किया था। मोहम्मद उमर ने भी अपना घोड़ा खोल लिया। बाकी 4 घोड़े तूर खान के साथियों ने खोल लिए। उनके घोड़ों की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। सबसे आगे मोहम्मद उमर का घोड़ा था और आखिर में शारिक का। इन्होंने तकरीबन 2 मील का फासला तय किया होगा कि सूरज गुरूब हो गया, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद चांद निकल आया। चांद इनके बिल्कुल सामने था और इन्होंने कई अरसे बाद चांद को तनु होते देखा था। यह चौदवी की सब्जी और किसी बहुत बड़े थाल की तरह चमकता हुआ चांद बहुत भला लग रहा था। रास्ता तकरीबन हमवार था, इसलिए घोड़े को चलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। लेकिन सामने बहुत दूर बुलंद पहाड़ नजर आ रहे थे और शारिक जानता था कि जब वो इन पहाड़ों में पहुंचेंगे तो इनके लिए दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। वो चांदी रात में चलते रहे। इनके चारों तरफ वीराना और सन्नाटा था जो बड़ा पुरस्कार लग रहा था। मलिक तोती खान के गांव तक तो इन्होंने बागात देखे थे, लेकिन इससे आगे का इलाका बिल्कुल बंजर था। कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का दरख्त नजर आ जाता था या वो छोटी छोटी झाड़ियां थी जो चारों तरफ फैली हुई थी। शारिक बाऊ नोनक ने अपना घोड़ा उसके करीब लाते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि रूस वाले इस मुल्क पर कब्जा करना क्यों चाहते थे। हम कई रोज से यहाँ भटक रहे हैं। बड़ा बंजर और वीरान मुल्क है ये। यहाँ ना तो सोने की कानें और ना यहाँ की जमीन अनाज पैदा करती है। रूस ने अपने हजारों बंदे बर्बाद किए, अपने मुल्क की आधी दौलत यहाँ खर्च कर दी, बल्कि जाया कर दी। अगर वो कब्जा जमाने में कामयाब हो भी जाता तो इसे यहाँ से क्या भी जाता। यहाँ तो पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम इस बात को नहीं समझ सकोगे नोलक के, शारिक ने जवाब दिया। किसी मुल्क पर कब्जा करने के लिए जरूरी नहीं होता कि वहाँ सोने की कानें हो, वहाँ की जमीन अनाज उगलती हो और वहाँ के मैदानों में दूध की नहरें बहती हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, वो इस बंजर और वीरान मुल्क पर कब्जा करना चाहता था तो उसकी वजह कुछ छोड़ दी। यह मुल्क दिफाई लिहाज से उसके लिए अहमियत रखता था। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद उसके कदम पाकिस्तान की तरफ बढ़ते। उसे इस खित्ते पर कंट्रोल हासिल करने के लिए बंदरगाह की जरूरत थी और गर्म पानियों के समंदर तक पहुंचने के लिए ही रूस ने ये सारे जतन किए थे, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। रूस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद उसकी ताकत का शरादा बिखर गया। सेंट्रल एशिया की रियासतें रूस के तसल्लुत से आजाद हो रही हैं। रूस अपनी असल सरहदों में सिमट रहा है। अगर वो अफगानिस्तान में पनाह लेता तो शायद सूरत हाल ये ना होती।
इसका मतलब है कि अफगान बड़े बहादुर हैं, नू लखा बोला। इनकी बहादुरी तो तुम दे ही चुके हो, शारिक ने जवाब दिया। अफगानिस्तान में रूस की शिकस्त की एक और बड़ी वजह यहाँ के दुश्वार गुजार रास्ते हैं। रूसी फौजियों के लिए नकल हरकत एक बड़ा मसला था। ऊंचे पहाड़ों और दुश्वार गुजार रास्तों पर उन्हें कदम कदम पर मुजाहमत का सामना था। अफगानों ने छापामार जंग लड़ी है और ये छापामार जंग ही रूस की शिकस्त का बायस बनी थी। फर्ज करो अगर रूसी यहाँ काबिज हो जाते तो 9 लाख ने कहा। अव्वल तो ये नामुमकिन होता, शारिक ने कहा। किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा करना आज के दौर में इतना आसान नहीं, और बिलफर्ज यहाँ रूस का कब्जा हो भी जाता तो सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए कम अज कम 20 सदी दरकार होती है। जब ताकत हो किसी को कुचलने के लिए इतनी मुद्दत दरकार नहीं होती, 9 लाख ने कहा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, शारिक बोला। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने के बावजूद रूस को यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। बहरहाल छोड़ो इन बातों को, हमें यहाँ से क्या लेना। बातों में इन्होंने अपने घोड़ों की रफ्तार पर भी तवज्जो नहीं दी और अब शाहरुख को एहसास हुआ कि वो अपने साथियों से बहुत पीछे रह गए थे। इसने 9 लाख को इशारा किया और घोड़े की लगाम को हरकत देकर उसकी रफ्तार बढ़ा दी। इस तरह वो कुछ ही देर बाद अपने साथियों से जा मिले। मोहम्मद उमर कह रहा था कि हमें कम से कम 2 घंटे और सफर करना पड़ेगा। इन पहाड़ियों के दामन में पहुंचकर हम कुछ देर आराम करेंगे और फिर अगले सफर पर रवाना हो जाएंगे, और फिर हमें रात भर सफर करना पड़ेगा। समीना ने शारिक और 9 लाख की तरफ देखते हुए कहा। हम तो मुसलसल सफर में हैं, 9 लाख ने गहरा सांस लेते हुए कहा। जब शहर ने अफगानिस्तान की सरहद अबूर की है उस वक्त से भाग दौड़ में है, और ये भाग दौड़ उस वक्त खत्म हो गई जब हम पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होंगे। फिक्र मत करो 9 लाख, हम एक न एक रोज अपने मुल्क में पहुंच जाएंगे, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मोहम्मद उमर इन से काफी आगे निकल चुका था। शाहपरी का घोड़ा उसके पीछे था। उसने भी अपना घोड़ा उनके करीब कर लिया और ये लोग बातें करते हुए चलते रहे। तकरीबन 2 घंटे बाद वो पहाड़ के दामन में पहुंच गए। यहाँ एक पहाड़ी नदी के आसपास चंद दरख्त भी थे और एक छोटी चट्टान के करीब 2-3 कच्चे मकान भी नजर आ रहे थे। नदी के करीब पहुंचकर वो घोड़ों से उतर गए। घोड़े भी शायद प्यासे थे। वो नदी में पानी पीने लगे। शारिक वगैरह चंद गज ऊपर की तरफ चले गए। इन्होंने भी पेट भरकर पानी पिया। मोहम्मद उमर अपना घोड़ा वहीं छोड़कर उन मकानों की तरफ चला गया। उसने एक मकान का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया और कुछ ही देर बाद एक अधेड़ उम्र आदमी मकान से बाहर आ गया। उसके हाथ में कलाशनकोफ राइफल थी। अकबर खान, मोहम्मद उमर उस शख्स को मुखातिब करते हुए बोला, तूर खान के मेहमान आए हैं, दूसरे मकान का दरवाजा खोलो और इनके खाने पीने का बंदोबस्त करो। खाना खाकर हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, तुम इधर ही ठहरो, मैं आता हूँ। अकबर खान दोबारा अंदर चला गया। अकबर खान तकरीबन 5 मिनट बाद वापस आया। इस मर्तबा उसके हाथ में राइफल की बजाय लालटेन थी। वो दूसरे मकान के सामने आ गया। जेब से चाबी निकालकर उमर ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। शारिक वगैरह भी अंदर आ गए। बड़ा सा कमरा था जिसके फर्श पर नमदा बिछा हुआ था। वो लोग तकरीबन 3 घंटों तक घोड़े की पुश्त पर सफर करते रहे थे। अंदर दाखिल होते निमटे पर लेट गए। अकबर खान उन्हें यहाँ छोड़कर वापस चला गया था। जब इन्होंने अपना सफर शुरू किया था तो शाम हो रही थी और वो लोग तकरीबन 3 घंटों तक सफर करते रहे थे। शारिक के ख्याल में अब 10 बज रहे होंगे। तकरीबन 40 मिनट बाद अकबर खान उनके लिए खाना लेकर आ गया। कादा पकी हुई रोटियां और बगैर दूध के चाय थी। भूख में इस रोटी ने भी बहुत मजा दिया था। रोटी खाने के दौरान वो लोग बातें भी करते रहे। मौला का इस बात पर हैरत का इजहार कर रहा था कि आबादी से मीलों दूर वीराने में आबाद अकबर खान और इसलिए घर वाले कैसे जिंदा है। यहाँ ना तो दरखेज जमीन है जिस पर कोई खेती बाड़ी होती हो और ना ही आमदनी का कोई और जरिया। ये लोग खाते पीते कहाँ से होंगे। अकबर खान शहरियों से ज्यादा खुश है। मोहम्मद उमर ने उसकी बातें सुनने के बाद कहा, इन पहाड़ियों में चील के दरख्तों की बहुतात है। अकबर खान और इसका बेटा दिन भर दरख्त काटते रहते हैं। बरदीद में लकड़ी का एक ताजर हफ्ते में एक मरतबा यहाँ आकर लकड़ियां ले जाता है, जिनसे अकबर खान को माकूल आमदनी हो जाती है। कभी कभी वो खुद भी शहर चला जाता है और अपना राशन ले आता है, लेकिन इस तरफ तो कोई बाकायदा रास्ता नहीं है। लकड़ी के लिए ट्रक वगैरह कैसे आते होंगे, शारिक ने कहा। लकड़ी ले जाने के लिए ऊंट और घोड़े इस्तेमाल होते हैं, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। मोहम्मद उमर हम जैसे लोगों के लिए भी काम करता है। हुकूमत के बाबियों के कई गिरोह इन पहाड़ियों में छुपे होते हैं। उनकी तलाश में पुलिस और फौज भी इस तरफ आती रहती है। अकबर खांचे में पुलिस और फौज की नकलो हरकत का पता चलता रहता है। इन इतरात के इवज बागी भी माली तौर पर अकबर खान की मदद करते रहते हैं। लेकिन शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, बागी तो खुद पहाड़ों में दर बदर फिरते रहते होंगे, उन्हें तो अपने खाने पीने की फिक्र रहती होगी। हमें कभी खाने पीने की फिक्र नहीं रही, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। इन पहाड़ों में कई छोटी छोटी बस्तियां जहां से हमें खाने पीने को मिल जाता है। इसके अलावा हम आसपास बड़ी बस्तियों के चक्कर लगाते रहते हैं, यहाँ से हम माल जमा करते हैं। क्या लोग खुद बखुद तुम लोगों की मदद करते हैं? 9 लखे ने पूछा। बड़ी बस्तियों के लोग मुश्किल से कुछ निकालते हैं, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। ऐसे लोगों से हमें जबरदस्ती छीनना पड़ता है, असले के जोर पर। बाज़ औक़ात लोग मुकाबले पर उतर आते हैं और एक आध आदमी हमारे हाथों भी मारा जाता है।
जबरदस्ती छीनना पड़ता है, शायद बुड़बुड़ाया। तुम्हारा मतलब है डाके? हाँ यही समझ लो, मोहम्मद उमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर अपनी राइफल संभालते हुए बोला, मेरा ख्याल है अब हमें चल देना चाहिए, हमारा रास्ता खासा लंबा है। क्या हम रात भर सफर करते रहेंगे? शारिक ने उठते हुए पूछा। हाँ मजबूरी है, सुबह होने से पहले हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। और वो लोग उस मकान से बाहर आ गए और अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए और इसी तरह उनका सफर फिर शुरू हो गया। घोड़ों और मुसलसल बुलंदी की तरफ सफर करते हुए पहाड़ों में दाखिल हो गए। घोड़ों पर उनका सफर रात भर जारी रहा। उन्हें कहीं तो हमवार रास्ता मिला और कहीं रास्ता इस कदर दुश्वार था, उस तरफ से गुजरते हुए उनकी रूह तब कांप उठती थी। सुबह 5 बजे के करीब वो एक बार फिर एक कुशादा रास्ते पर पहुंच गए। उस रास्ते पर बैक वक्त कई घोड़े गुजर सकते थे। यह रास्ता चट्टानों को काट कर बनाया गया था। बल खाते उस रास्ते पर चलते हुए एक चट्टान पर वाक़ एक कलानुमा मकान में पहुंच गए। उस मकान के चारों तरफ खासी कुशादा जगह थी और वहां से नशीब में दूर तक फैली वादी का वजारा किया जा सकता था। यह मकान कलानुमा था, इसमें कई कमरे थे और बहुत वसी और अरीज सहन था। शायर के अंदाजे के मुताबिक यहाँ कम अज कम 200 आदमी बैत व क्याम कर सकते थे। ऐसे कलानुमा मकान इन्होंने अफगानिस्तान में कई जगह देखे थे। पहले तो इनकी समझ में ये बात ना आ सकी कि बैरान पहाड़ों में आबादियों से मीलों दूर इस किस्म के कलानुमा मकान बनाने के लिए या बनाने की क्या तुक थी। लेकिन एक मौके पर गुल रहमान से बातें करते हुए उन्हें यह पता चला कि अफगानिस्तान सदियों से बैरूनी हमलावरों की गुजरगाह रहा है। उन बैरूनी हमला आवरों से निपटने के लिए ही जगह जगह से छोटे छोटे किले बनाए गए थे जहाँ फौज के सिपाही मौजूद रहते थे। माजी में यूं भी अफगानिस्तान छोटी छोटी रियासतों और जागीरों में बटा हुआ था। हर रियासत के हुक्मरान, जागीरदार और अमीर ने अपने इलाके की हिफाजत के लिए बुदरगाहों और अपनी रियासत की सरहदों पर ऐसे किले बना रखे थे ताकि मुदाखलतकारों और बैरूनी हमलावरों को रोका जा सके। इस वक्त इस कलानुमा मकान में 4 आदमी थे और बकौल नौनका के चारों देसी रीछ थे। उन्होंने महीनों से ना तो बाल कटवाए थे और ना ही नहाए होंगे। हालांकि इन पहाड़ों में पानी की कमी नहीं थी। जगह जगह बरसाती नदी नाले मौजूद थे जिनमें साफ और शफाफ पानी बह रहा था। घोड़े उन्होंने आंगन में खुले छोड़ दिए। मोहम्मद उमर उन्हें एक कुशादा कमरे में ले आया। यहाँ फर्श पर चटाई बिछी हुई थी। वो लोग थकन से इस कदर निडाल थे कि चटाई पर गिरते ही सो गए। तकरीबन 2 घंटे बाद मोहम्मद उमर ने उन्हें जगाया। उस वक्त नाश्ता तैयार हो चुका था। तवे पर पकी हुई मोटी मोटी रोटियां, तला हुआ खुश्क गोश्त और बगैर दूध के चाय। इस वक्त धूप निकल चुकी थी। नाश्ता करने के बाद ये लोग कुछ देर धूप में बैठे बातें करते रहे और फिर कमरे में आकर चटाई पर लेट गए। दोबारा जब शारिक की आंख खुली तो दोपहर के 3 बज रहे थे। नौलक कई से पहले जाग चुका था। अलबत्ता समीना और शाहपरी सो रही थी। उनकी बातों की आवाज सुनकर वो दोनों भी जाग गए। उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया। अलबत्ता रात का खाना शाम का अंधेरा फैलने से पहले ही खा लिया गया था। रात को रोशनी के लिए लालटेन रोशन कर ली गई। एक लालटेन इनके कमरे में भी रख दी गई। मोहम्मद उमर काफी देर तक इनके पास बैठा बातें करता रहा, फिर उधर अपने आदमियों के पास चला गया। वो लोग अगरचे दिन भर सो रहे थे मगर इनकी थकन अभी पूरी तरह नहीं उतरी थी। मोहम्मद उमर के जाने के बाद वो सब ऊँघने लगे। शायर ने उनकर दरवाजे को अंदर से कुंडा लगा दिया और नौलके के पास आकर लेट गया। इनसे कुछ फासले पर समीना और शाहपरी लेटी थी। समीना गालिबन सो गई थी लेकिन शाहपरी जाग रही थी। शारिक को उसकी हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। मुझे इसकी हालत पर अफसोस हो रहा है। शारिक ने नौलखे के कान में सरगोशी की। इसे अपनी मां की मौत का इतना सदमा है। जब इसे पता चलेगा कि इसका बाप भी इस दुनिया में नहीं रहा तो इसकी क्या हालत होगी। बाप इस दुनिया में नहीं रहा क्या मतलब? नौलखे ने इसे घूरा। मैंने अभी तुम लोगों को भी नहीं बताया। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए था। जब हम तहखाने में उतरे थे तो मुल्ला नसीरुद्दीन हमलावरों को रोकने के लिए बाहर ही रुक गया था। वह दरवाजे के सुराग से आंख लगाकर देख रहा था। 2 पुलिस वालों ने मुल्ला नसीरुद्दीन को पकड़ रखा था। वो इससे हमारे बारे में पूछ रहे थे लेकिन उसने अपनी जान तो दे दी मगर हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। उसे बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नौलखा बोला। मुकई का बिला, शारिक ने जवाब दिया। सुरंग से निकलते ही मोहम्मद उमर ने हैंड दब करा दिया था। उसके बाद तूर खान वगैरह आ गए और फिर सूरत ऐसी थी कि मैं शाहपरी को उसके बाप के कत्ल के बारे में नहीं बता सकता था। अगर इसकी मां के इंतकाल ना हुआ होता तो मैं ये दुख भरी खबर इसे सुना ही देता। बेचारी, नौलखा कहते हुए बेख्तियार उठकर बैठ गया। ये तो बहुत जुल्म हुआ है इसके साथ। वो बेचारी अब अपने बाप का इंतजार करती रहेगी लेकिन कब तक? आखिर कब तक छुपाओगी ये खबर इससे? 2-3 दिन बाद इसे बता ही दूंगा। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। उस वक्त तक शायद वो इस काबिल हो जाए कि यह नया सदमा बर्दाश्त कर ले। मौलके ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दीवार फिर टेक लगाए बैठा रहा। उसे मुल्ला नसीरुद्दीन की मौत का वाकई ही बड़ा दुख था। उस बेचारे ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अगर वो चाहता तो इनके बारे में बताकर अपनी जान बचा सकता था। मौलके ने गर्दन घुमाकर शाहपरी की तरफ देखा। वो समीना से लिपटी हुई थी। समीना तो सो रही थी लेकिन शाहपरी की हल्की हल्की सिसकियां उसे सुनाई दे रही थी।
नौलखे को उससे पहले से ज्यादा हमदर्दी हो। वो इसे दिलाता देना चाहता था मगर इसके बाप का हवाला नहीं दे सकता था। नौलखे ने गर्दन घुमाकर शारिक की तरफ देखा, वो भी सो चुका था। कुछ देर बाद शाहपरी की सिसकियां भी बंद हो गई, शायद वो भी सो गई थी, लेकिन नौलखा जागता रहा, उसे नींद नहीं आ रही थी। हकीकत यह है कि शारिक की बातों ने उसकी नींद उड़ा ली थी। हर तरफ सन्नाटा था, खिड़की के बाहर से जिंगर वगैरह की आवाजें सुनाई दे रही थी जो इस सन्नाटे में बड़ी पुरस्रार लग रही थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी। नौलखे ने कई मर्तबा आंखें बंद करके सोने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। वो जब भी आंखें बंद करता शाहपरी का मासूम चेहरा उसके तस्वुर में ऊपर आता और वो आंखें खोल देता, लेकिन रात के आखिरी पैर उसके आसाब ढीले पड़ गए और बिलाकर वो भी नींद की आहोश में पहुंच गया। इस कलानुमा मकान में रहते हुए तीसरा दिन था। इन लोगों के पास करने को कुछ नहीं था, याद है ये लोग जी भर के बोर होते रहे। उसी रोज शाम को खाना खाने के दौरान मोहम्मद उमर ने ऐलान कर दिया कि अगर रात तूर खान और उसके साथी यहाँ ना पहुंचे तो वो लोग सुबह सवेरे अपने मरकज की तरफ रवाना हो जाएंगे। तुम्हारे ये मरकज कहाँ है और यहाँ से कितनी दूर है? शारिक ने पूछा। कल सुबह चलेंगे तो सूर्य हुरूब होने से पहले पहले पहुंचेंगे। वहां से जरोग नामी शहर चंद मील के फासले पर है। जरोग से हम किस तरफ जा सकते हैं? शारिक ने एक और सवाल किया। यूं तो जरोग से पाकिस्तानी इलाके शुमाली वजीरिस्तान की सरहद करीब पड़ती है, लेकिन तुम लोग अगर पाकिस्तान जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए जनूबी वजीरिस्तान की सरहद पार करना ज्यादा मुनासिब रहेगा। जनूबी वजीरिस्तान जरोग से कितनी दूर है? शारिक ने पूछा। कई दिन का फासला है, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि हमें कई रोज तक इन पहाड़ों में भटकना पड़ेगा, करीब बैठे हुए नौलखे ने कहा। फिर मोहम्मद उमर की तरफ देखते हुए बोला, एक बात तो बताओ यार, तुम लोग इन पहाड़ों में कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर वाले याद नहीं आते? घर वाले? मोहम्मद उमर ने हल्का सा कहका लगाया। मैं तो अपने घर वालों की शक्लें भी भूल चुका हूँ। यही पहाड़ और वीरानी हमारा घर है। कई कई इस तरह के मकानात हमारे कब्जे में हैं, वरना हमारी रातें या तो खुले आसमान तले गुजरती हैं या गारों में, और गारों की इन पहाड़ियों में कमी नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुम लोग इन पहाड़ियों में क्यों रह रहे हो? नौलखे ने कहा। हर शख्स का हर हुकूमत से कोई ना कोई सियासी इख्तलाफ जरूर होता है। बल्कि सियासी इख्तलाफ हर शख्स का हक है, लेकिन इख्तलाफ ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए तो हुकूमत के मसाइल से बचने के लिए रोपोश होना ही पड़ता है। लेकिन जब हुकूमत बदल जाती है तो ये सारे इख्तलाफात भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ तो कई हुकूमतें बदली हैं, उसके बावजूद तुम लोग इन वीरानों में छुपे हुए हो, इसलिए कि हम जैसे लोग हर हुकूमत को मतलूब होते हैं। मोहम्मद उमर ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हम कभी अपने घरों को नहीं लौट सकते। हम जैसे लोगों को बाकी जिंदगी इन्हीं पहाड़ों में गुजारनी होती है। मैं समझा नहीं। नौलखे ने मुझे नजरों से उसकी तरफ देखा। हम सब फरारी हैं, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। हम में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके हाथों 2-4 आदमी ना मारे गए हो। किसी ने कबायली दुश्मनी की बिना पर अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारा है, और किसी न किसी और वजह से ये लोग ना अपने कबीलों में रह सकते हैं, ना शहरों और बस्तियों में। ये लोग ना सिर्फ कानून को मतलूब हैं, बल्कि उनके दुश्मन भी इन्हें तलाश करते फिर रहे हैं। इनके लिए पहाड़ी महफूज बना गए हैं। ओह, नौलखे ने सारी लाते हुए कहा, तो ये तातनों का गिरोह है जो कानून और अपने दुश्मनों से बचने के लिए इन पहाड़ों में पनाह लिए हुए। यही समझ लो, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। लेकिन इन पहाड़ों के बाहर सब लोग हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि तोती खान जैसे लोग भी हैं जो वक्तन फवक्तन हमारी मदद करते रहते हैं, और हम भी ऐसे मौकों पर उनके काम आते हैं। उस रोज जब मलक तोती खान का पैगाम मिला तो तूर खान यहीं पर था। पैगाम मिलते ही वो हमें साथ लेकर चल पड़ा था। तो गोया तूर खान इस गिरोह का सरदार है। नौलखे ने कहा। उनसे तो ये गिरोह बनाने में बड़ी दुश्वारी पेश आई होगी। वैसे तुम इस गिरोह में कब से हो? मुझे तो 3 साल हो चुके हैं, मोहम्मद उमर ने बताया। ये गिरोह तूर खान ने बनाया था। वो मुझे तकरीबन 2 हफ्ते पहले इस गिरोह में शामिल हुआ था। वो ताजिक है। वैसे इस गिरोह में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हैं। बैकदार से भाग कर आया था। वो पाकिस्तानी हैं जिनका ताल्लुक सूबा सरहद से है। वो पुलिस से बचने के लिए अगरचे आदाद इलाके में आ गए थे, लेकिन तुम जानते हो कि आदाद कबायली इलाकों में जरगे का निजाम चलता है। जरगारी फैसला कर दे वो हर हालत में कबूल करना पड़ता है। पॉलिटिकल एजेंट के मजबूर करने पर जरगे ने इन दोनों को कानून के हवाले करने का फैसला किया था, लेकिन वो दोनों वहां से भागकर अफगानिस्तान आ गए। कुछ अर्सा पहले मुख्तलिफ इलाकों में भटकते रहे और फिर इस गिरोह में शामिल हो गए। तुमने कहा था कि तूर खान तुमसे 2 हफ्ते पहले इस गिरोह में शामिल हुआ था। वो गिरोह का सरदार कैसे बना? नौलखे ने पूछा। ताकत का कानून हर जगह चलता है, मोहम्मद उमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तूर खान से पहले इस गिरोह पर सरबराह एक कंधारी था। तूर खान को किसी बात पर उससे इख्तिलाफ पैदा हो गया। उस वक्त तूर खान को गिरोह में किसी की भी हमायत हासिल नहीं थी, लेकिन तूर खान ने कबीले के कंधारी सरदार को कत्ल कर दिया। तो गिरोह के बाकी आदमियों ने उसके सामने सर झुका दिया और उसे गिरोह का सरदार तस्लीम कर दिया। इस गिरोह में कितने आदमी हैं? नौलखे ने एक और सवाल किया। तकरीबन 35, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। गिरोह की खराजात चलाना सरदार की जिम्मेदारी है और यह सरदार का काम है कि वो कुर्बो जवार की बस्तियों के सरदारों से राशन वसूल करे या बस्तियों में लूट मार की जाए।
समझ गया भाई, नौलखे ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। अगला एपिसोड जल्द आएगा।